साथियों नमस्कार। सुरेश कांत। आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास शुरू कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से नहीं शुरू कर रहे हैं, पर जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। एलटी और प्रवक्ता के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो दूसरी बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जीएस के लिए, जैसे पीसीएस के लिए है, एसआई के लिए है, जो बच्चे जिसकी तैयारी करना चाहते हैं वनडे एग्जाम एसएससी के लिए, तो ये जो प्रमुख पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? 1953 में होती है। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में सरकार लेके आती है। मेन देखेंगे कि मेन इतिहास राज्य पुनर्गठन आयोग लाने की जरूरत क्या पड़ी, उसके पीछे का इतिहास क्या है, स्वतंत्रता के पहले क्या भारत में स्थिति थी राज्यों के उदय को लेके या राज्यों खास करके भाषा को लेके। ये सब जो तामझाम हुआ है, जितनी सारी समस्या हुई है, सिर्फ भाषा को लेकर हुई है, क्योंकि भाषाई आधार पर भारत जानते हैं बहुभाषी देश है। यहाँ पे खास करके दक्षिण भारत में भाषा को लेके थोड़ा सा जबरदस्त एक कह सकते हैं कि वो आंदोलित हो जाते हैं दक्षिण भारत के लोग। और ठीक है, भाषा से सबको प्रेम होता है, हमें भी प्रेम है, सबको प्रेम होता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो देखते हैं कि आखिर भाषा के आधार पे इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। थोड़ा सा अगर हम स्वतंत्रता के पहले चलें, अभी बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद, लेकिन फ्रीडम जब तक देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले की क्या स्थिति थी। जैसे महान जो जैसे तिलक जी थे, तो बाल गंगाधर तिलक का भी अपना एक सुझाव था कि अगर प्रांतों का गठन हो, खास करके जैसे उन्होंने महाराष्ट्र के गठन के लिए बात की थी, तो वो महाराष्ट्र की भाषा थी, ठीक है, उसके लिए उन्होंने प्रबल समर्थन किया था कि नहीं, एक भाषा के आधार पर कुल मिला के प्रबल समर्थन उनका था कि महाराष्ट्र का अगर गठन हो जाए तो एक प्रकार से, जैसे उस समय तो गठन की बात ही नहीं थी क्योंकि उस समय तो अंग्रेजों का ही शासन था भारत पे, तो उनका ये मत था उसी टाइम पे, ये अपना ये मत था कि भाषा जो है हमें एक रूपता प्रदान करेगी, बल प्रदान करेगी लड़ाई लड़ने के लिए। तो उनका दृष्टिकोण दूसरा था, लेकिन उनका ये मानना था कि भाषा के आधार पर जो है एकता लाई जा सकती है और भाषा के आधार पर हमें जो है इकट्ठा होना चाहिए। इसी तरीके से अंबेडकर जी का भी था। अंबेडकर जी ने भी जब धर आयोग की अपनी रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने धर आयोग को एक ज्ञापन सौंपा था। उसमें उन्होंने ये कहा था जो है कि बंबई के मतलब महाराष्ट्र की भाषा होनी चाहिए और उसके राजधानी बंबई होनी चाहिए। तो एक भाषा के आधार पर उन्होंने भी मोटा मोटा समर्थन कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक भाषा एक राज्य का विरोध किया था। एक राज्य एक भाषा के लिए अंबेडकर जी सहमत थे, ठीक है, एक राज्य एक भाषा के लिए वो सहमत थे, मगर एक भाषा एक राज्य के लिए वो असहमत थे, जिसका कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी विरोध किया था। यानी फजल अली जो थे, 1953 में जो गठन आयोग गठित किया गया था सरकार के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, तो उसमें उन्होंने फजल अली जी ने ये स्वीकार कर लिया था, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी तो उसमें इस चीज को स्वीकार कर लिया था कि भाषा बहुत जरूरी है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। पर जो लोगों की डिमांड थी, जो नेताओं की डिमांड थी, एक भाषा एक राज्य जो है, उसको उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन साथ ही पुनर्गठन आयोग की बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, जैसे प्रशासनिक कारण भी होने चाहिए, राष्ट्रीय एकता प्रमुख होनी चाहिए जो है, अल्पसंख्यकों का हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए राज्यों के गठन में जो है, उससे समझौता नहीं किया जा सकता है, एक रूपता होनी चाहिए जो है। भाषा को उन्होंने माना, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली की अध्यक्षता में, जिसके सदस्य पंडित के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू जी थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन था राज्य पुनर्गठन आयोग का? अध्यक्ष थे जो है फजल अली, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और नहीं, सॉरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तो धर साहब थे, जब राजेंद्र प्रसाद जी ने उनका जो है 1948 में पहली बार भाषा के वो कहते हैं कि इतना ज्यादा तनाव हो गया था स्वतंत्रता के बाद जो है, तो उसको पढ़ने के लिए या उस पर अपने विचार देने के लिए धर महोदय के अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, जो पहली भाषा के ऊपर बनी, कह सकते हैं कि पहली जो कमेटी थी धर आयोग 1948 में बनी थी, जिसके सदस्य थे जयन लाल, ये बहुत प्रसिद्ध वकील थे, और पन्नालाल, ये आईसीएस अधिकारी थे जो है, रिटायर्ड, ठीक है। तो धर आयोग ने भाषाई आधार पे जो है मना कर दिया था।
ठीक है। धर आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उस पे भाषाई आधार पे उन्होंने मना कर दिया था। इससे क्योंकि देश हमारा तुरंत स्वतंत्र हुआ था, बहुभाषी देश था, धार्मिक रूप से भी, जातीय रूप से भी, तमाम सारी तरीकों से जो है, तो भाषा को उन्होंने ये स्वीकार किया था कि भाषा जो है हानिकारक है और अभी अभी देश स्वतंत्र हुआ है, ऐसे में देश जो है ज्यादा संकट में पड़ सकता है। इस वजह से धर आयोग ने भाषाई आधार पर मना कर दिया था। तो थोड़ा सा पीछे और चलते हैं कि जैसे तिलक जी ने स्वीकार किया था, अंबेडकर जी ने स्वीकार किया था, के एम मुंशी थे, गुजरात से आते थे मुंशी, के एम मुंशी ने अंबेडकर जी का विरोध किया था। उनका ये मानना था कि बंबई को राजधानी नहीं, पूरे महाराष्ट्र को उसको देखना ताकना चाहिए। इसके बाद कुल मिला के उनका अपना एक मत था। तो ऐसे ऐसे जो प्रमुख नेता थे और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, उन सबका अपना अपना मत था। कुछ लोग भाषाई आधार पे सहमत थे, कुछ लोग भाषाई आधार पे नहीं सहमत थे। ठीक है, जैसे इस जो धर आयोग ने अपनी जब रिपोर्ट दी तो बहुत विरोध शुरू हो गया, कांग्रेस में ही विरोध शुरू हो गया। खास करके ये जो भाषाई आधार पे जो आंदोलन चलता है वो दक्षिण भारत में ही चलता है। तब का मद्रास में पूरा आंध्र प्रदेश था, आप समझिए, तेलंगाना था। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो बना है 1 अक्टूबर 1953 को, वो मद्रास में तेलुगु भाषी जो लोग थे, ठीक है, मद्रास में जो तेलुगु भाषी लोग रहने वाले थे उससे काट के बना है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को जब पोटी श्री रामुलु, आपने नाम सुना होगा, जब जेवीपी समिति जब धर आयोग की सिफारिशें जब आई, इसके बाद इन सिफारिशों में भाषाई आधार पर विरोध किया गया, प्रशासनिक कारण को महत्व दिया गया। जो है भाषाई आधार पर अगर होगा तो देश राष्ट्रीय संकट में पड़ सकता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए समस्या होगी जो है। तब इस आयोग की सिफारिशों को कह सकते हैं कि कांग्रेस कार्य समिति की जयपुर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जयपुर सम्मेलन हुआ था, मैं लिख दे रहा हूं, जयपुर सम्मेलन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सम्मेलन हुआ था। उसी में धर आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए और पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उस पर क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, एक जेवीपी समिति बनाई गई थी, जेवीपी कमेटी बनाई गई थी। जेवीपी कमेटी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभ सीतारमैया। पट्टाभ सीतारमैया कहां से आते थे? मद्रास से ही आते थे, तमिलनाडु से ही आते थे। ठीक है, पटेल जी गुजरात से आते थे, नेहरू जी तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश से थे। ठीक, ये कमेटी गठित की गई। इस कमेटी 1948 के एंड में कमेटी गठित कर दी गई, क्योंकि 1948 में इस कमेटी आयोग को गठित किया जाता है। इस बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट दे देता है। इस रिपोर्ट को देखने समझने के लिए इस कमेटी का गठित किया जाता है और ये कमेटी भी 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जयपुर सम्मेलन में ही जेपीपी समिति गठित की गई थी। ठीक है, कौन से सम्मेलन कांग्रेस का था? जयपुर सम्मेलन था। ठीक, इस कमेटी ने भी भाषाई आधार पर मना कर दिया, राज्यों के गठन में भाषाई आधार को मना कर दिया, क्योंकि इसको भी ये समझ में आया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा है। मजे की बात है कि स्वतंत्रता के पहले तक कांग्रेस काफी समय से, अगर तिलक को देख लिया जाए, 1890 से तिलक चले आते हैं, तो तिलक, इसके बाद बहुत सारे जो नेता थे, के एम मुंशी जैसे लोग, अंबेडकर जैसे लोग, बहुत सारे नेता थे। इन लोगों का, पूरी कांग्रेस अगर दल की बात की जाए स्वतंत्रता के पहले तक, तो वो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर लगभग सहमत थी। हर सम्मेलन यानी प्रमुख सम्मेलनों में जब बात उठती थी तो वो इस बात को मतलब बिल्कुल रजामंद थी, सहमत थी कि नहीं ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, हम इसको देखेंगे। 19 स्वतंत्रता के पहले तक कांग्रेस पार्टी सहमत होती है। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब परिस्थितियां बदलती हैं और खास करके जब संविधान में, जब भारत का जो संविधान बनता है तो उसमें कितने 4 स्तर के राज्य होते हैं, आपने जानते ही होंगे, ABCD, यानी कि ABCD 4 स्तर के राज्य होते हैं। ठीक है, वो 4 स्तर के राज्य कौन कौन से होते हैं? एक जो ए वाला होता है वो सीधे गवर्नर के हाथों में रहता है। बी वाला जो स्तर का राज्य होता है, बी ग्रेड का जो राज्य होता है, वो देसी राजाओं रियासतों के हाथ में रहता है। जो सी वाला, सी स्तर का राज्य होता है, वो जो मुख्य आयुक्त होते हैं, जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उनके हाथों में होता है। और डी में जो है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस टाइप के जैसे जो छोटे मोटे राज्य थे वो थे। तो 4 स्तर का था, 4 स्तरीकरण राज्यों का था। ठीक है,
तो इसीलिए जो है जेवीपी समिति ने भी इस बात को माना कि नहीं, ठीक नहीं है, ठीक है, भाषाई आधार पर ठीक नहीं है। अब जब ये सब बातें हो गई तो होता क्या है कि जेवीपी समिति की रिपोर्ट आने के बाद जो है कांग्रेस में ही बहुत सारे ऐसे सांसद थे जो तमिलनाडु से आते थे। उसमें एक थे पी सुंदरमैया जी, उन्होंने जो है भरे सदन में जो है इस बात की आलोचना की थी कि हमारे राज्य का बंटवारा जो है, जो गठन होना, बंटवारा क्या, सॉरी, बंटवारा नहीं, गठन, जो गठन होना चाहिए वो भाषाई आधार पे होना चाहिए। और उसमें उन्होंने अपने तर्क दिए जो है कि इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कोई चुनौती नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी और लोगों के बीच सामंजस्य बढ़ेगा। भाषा जो है तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती, उनके अपने तर्क थे। लेकिन उस बात को भी नहीं माना गया। तो इसके बाद कांग्रेस के ही नेता थे तमिलनाडु में, पोटी श्रीरामुलु, पूरा नाम है इनका पोटी श्रीरामुलु, ठीक है। पोटी श्रीरामुलु ने जो है अनशन शुरू कर दिया, 58 दिनों तक अनशन किया। 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो मद्रास में, यानी तमिलनाडु में मद्रास के क्षेत्र में जो तेलुगु भाषी लोग थे वो जबरदस्त आंदोलन कर देते हैं। इतना जबरदस्त आंदोलन कर देते हैं कि सरकार के लिए खतरा, मतलब एक प्रकार से सरकार बिल्कुल से परेशान हो जाती और उसकी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती वो यही बन जाती कि ये जो मुद्दा उठ गया है दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर, इसको कैसे शांत किया जाए। सितंबर 1953 में, ठीक है, सितंबर 1953 में संसद में एक बिल लाया जाता है और मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश का नाम दे दिया जाता है। और 1 अक्टूबर 1953 को संसद में एक बिल लाया जाता है और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया जाता है और इसकी राजधानी बनाई जाती है कुर्नूल। कुर्नूल का आपने नाम सुना ही हो, कुर्नूल, ठीक है। इसकी जो राजधानी बनाई जाती है आंध्र प्रदेश की, कुर्नूल बनाई जाती है, ठीक है। सितंबर 1953 में संसद में एक बिल आता है। पहली बार भाषा के आधार पर सरकार पीछे हटती है स्वतंत्रता के बाद। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है, ठीक है। मद्रास का काफी एरिया जो तेलुगु भाषी था उसको काट के जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया जाता है। जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है, अन्य जो राज्य होते हैं जो भाषा के आधार पर सपोर्ट कर रहे थे, जो नेता भाषा के आधार पर कह रहे थे, वो बिल्कुल से झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। वो सरकार के लिए चुनौती हो जाती है। एक राज्य, एक कहते हैं ना कि एक कहीं पे कुछ निकलता रहे, गुब्बारा जैसे रहे, एक तरफ अगर उसको दबाओ तो दूसरी तरफ और फूल जाता है। तो वही हुआ, सरकार ने जैसे गठन किया, जो अन्य लोग बैठे हुए थे वो बिल्कुल खड़े हो गए। सरकार ने फिर क्या किया कि 1953 में 22 दिसंबर 1953 को, क्योंकि 1 अक्टूबर, अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो रहा है और 22 दिसंबर को, यानी 1.5-2 महीने के अंदर ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया जाता है 22 दिसंबर 1953 को। अब आप समझिए कि क्या स्थिति रही होगी, क्या कंडीशन रही होगी सरकार के सामने। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष बनते हैं फजल अली और सदस्य के एम पनिक्कर, एच एन कुंजू। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में ये मान लिया गया कि नहीं, वर्तमान स्थिति में अगर भाषा को आप डिनाई करेंगे या भाषा को सीधे सीधे मना कर देंगे तो अराजकता वाली स्थिति हो जाएगी और देश के ऊपर एक गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। और अभी अभी देश जो तुरंत स्वतंत्रता के बाद अभी कह सकते हैं कि चलना शुरू किया है, वो बिल्कुल से आगे ऐसी खाई आ जाएगी, सब देश को उसको डाक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि एक ऐसी समस्या आ जाएगी, अगर भाषा को नहीं स्वीकारा गया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को, तो समस्या ज्यादा बड़ी हो जाएगी। देन अगर भाषा आधार पे हम मान लें तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी पर उसको निपटा लिया जाएगा, लेकिन ना मानना वो ज्यादा स्थिति खतरनाक हो जाएगी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर स्वीकार कर लिया, पहली बार भाषाई आधार पर स्वीकार कर लिया। इसके बाद फिर क्या होता है, 1 अक्टूबर 1953 को मैंने बताया ही था आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। इसके बाद फिर भाषा के आधार पे जो इस आयोग ने अपनी सिफारिश की थी,
उसने अपनी सिफारिश में कई सारी बातें की थी, जैसे एक भाषा एक राज्य को उसने मना कर दिया था, ठीक है। एक भाषा एक राज्य को लेके उस समय तमाम सारे जो नेता थे, चाहे कांग्रेस के ही नेता थे, क्योंकि कांग्रेस का ही दल था, सबसे बड़ा दल था उस समय, और विपक्षी तो मान लीजिए नाम मात्र के ही थे। तो एक भाषा एक राज्य को उसने मना कर दिया। आयोग ने 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेशों को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया, यानी कि 16 राज्य होने चाहिए और 3 संघ शासित। ये लड़कों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि उनके दिमाग में सीधे सीधे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम पे 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश चलते हैं। नहीं, वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जुलाई में जब सरकार लेके आती है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, तो उसमें 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश कुछ संशोधनों के साथ, यानी कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने रिकमेंडेशन की थी 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें कुछ संशोधन करने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम में इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है कि 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाएगा, बनाया जाएगा। ये बेसिक अंतर है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने फिर बाद में क्या कहा था कि जैसे सिर्फ भाषा, तो भाषा के आधार पर प्रमुखता तो भाषा ही थी, भाषा को तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद आयोग ने इस बात को कहा कि 4 प्रमुख बातें कही थी कि राष्ट्रीय एकता, इसके बाद आर्थिक स्थिरता, ठीक है, इसके बाद जो है वो प्रशासनिक क्षमता, यानी कि प्रशासनिक दक्षता और प्रशासनिक कार्यबल और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसके बाद एक रूपता, यानी कि राष्ट्रीय एकता के निर्वहन में एक रूपता है, यानी कि नियमों में एक रूपता। ये सब सारी चीजें आयोग ने प्रमुखता से कही थी अपनी जो रिपोर्ट दी थी सरकार को। उस रिपोर्ट में सरकार को उसने कहा था कि ठीक है, हम भाषा को स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन भाषा के साथ साथ में प्रशासनिक दक्षता है, आर्थिक स्थिरता है, अल्पसंख्यकों का हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बिल्कुल से बिखरने नहीं देना है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता प्रमुखता से होनी चाहिए, और ये भाव रहना चाहिए कि देश अभी अभी निर्माण की प्रक्रिया में है, तो उसमें राष्ट्रीय एकता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, कोई संकट नहीं आना चाहिए। ये आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। साथ ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जैसा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक बात और कही थी कि जो संविधान में राज्यों का विभाजन था, यानी कि जो राज्यों के बंटने का जो 4 स्तरीकरण था ABCD, उसको समाप्त कर दिया जाए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो जुलाई 1956 पारित होता है, उसमें जो है जो 4 स्तरीय चरण थे राज्यों के ABCD को C और D को समाप्त कर दिया जाता है, A और B को 1 कर दिया जाता है। तो कुल मिला के जो ये 4 स्तरीय चरण थे उसको भी राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में जो पास होता है उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। तो एक कुल मिला के राज्य पुनर्गठन अधिनियम और राज्य पुनर्गठन आयोग, ये दोनों अंतर है। और इस पे राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले भी कौन कौन सी कमेटियां बनी हैं, धारा आयोग बना है, JVP समिति बनी है, ये जो 2 प्रमुख हैं, इनके सदस्यों के विषय में पूछा जाता है। JN लाल है, पन्ना लाल है, इसमें आपको पता ही है, दोनों ने भाषाई आधार को मना कर दिया है। इसीलिए फिर से आंध्र प्रदेश जो मद्रास के जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था, वहां पे श्री पोटी रामुल्लू ने अनशन किया, जो कि कांग्रेस के ही नेता थे, एक बड़े नेता थे। इसके बाद उनकी मृत्यु के बाद पहली बार जो है 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन स्वीकार किया जाता है, जिसकी राजधानी कुर्नूल होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लेक्चर के साथ में है, खास करके थोड़ा सा शुरुआत से तिलक से शुरू किया गया है। अगर और थोड़ा सा देखेंगे तो अगर देखा जाए तो 1937-38 में उड़ीसा का जो गठन हुआ था, या अगर आप देख सकते हैं 1911 में जब बिहार और असम, जब जो स्वदेश बंगाल विभाजन था, जब उसको रद्द किया गया था 1911 में, और वहां से जब बिहार और असम को काटा गया था, तो वहां पे भी भाषाई आधार था काटने का सरकार का, ठीक है। भाषाई एक रूपता या भाषा के आधार पे लोगों में एकता ना हो सके, उसको तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन में वो कहते हैं ना कि धार्मिक रूप से एकता, लेकिन बंगाली भाषा को भी तोड़ने के लिए, यानी कि बंगला जो भाषा भाषी क्षेत्र था उसको कमजोर करने के लिए, भले ही प्रशासनिक कहा था जो है, लेकिन भाषा भी एक बहुत बड़ा कारण थी। तो भाषा के आधार पे अगर देखेंगे तो
बंगाल को भी तोड़ा गया था, यानी कि बंगाल में दो फाड़ किया गया था। एक कारण था, प्रमुख कारण तो नहीं था, लेकिन हाँ प्रमुख कारण के नीचे बहुत बड़ा कारण था कि बंगाली थे उनको तोड़ दिया जाए, जो भाषा भाषी वाले क्षेत्र थे उनको तोड़ दिया जाए। तो अगर भाषा के आधार पर देखा जाए तो भाषा का इतिहास काफी पीछे से चलता है, ऐसा नहीं है भाई। 1911 में जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो क्या किया गया, बिहार और असम को जो बनाया गया था तो वो कहीं ना कहीं असमिया भाषा भी तो थी, ऐसा तो है नहीं। तो एक अगर आप कारण ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और 1937-38 में उड़ीसा का जो गठन होता है उसमें तो उस समय तो भाषा प्रमुखता थी उड़िया भाषा, ऐसा तो है नहीं। तो आप भाषा को डिनाई नहीं कर सकते, किसी भी राज्य के गठन में भाषा प्रमुख होता है, क्योंकि भाषा से लोगों में एकरूपता आती है, भाषा आपसी प्रेम भाव को बढ़ाती है। तो ठीक है, स्वतंत्रता के पहले से जो इतिहास शुरू हो गया था वो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज तो चले गए थे, मगर जो हमारे यहाँ के नेता थे और जो खास करके कांग्रेस शासन चल रहा था तो उसमें के जो नेता थे उन्होंने अपने भाषा के लिए लड़ाइयां लड़ी जो है, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस आधार पे राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम में 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही जाती है, गठन होता है। वो जो राज्यों का निर्माण है उसको हम दूसरे क्लास में देखेंगे। आज जो ये थोड़ा सा लेक्चर टाइप का था, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे राज्यों का गठन देखेंगे कि हरियाणा महाराष्ट्र क्या कैसे किससे किससे क्या कैसे अलग होता है, ठीक है। वो भी एक थोड़ी लंबी क्लास रहेगी। तो ठीक है साथियों, लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।